नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारतीय नदियां यानी इंडियन रिवर। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो आज नदी हम पढ़ने वाले हैं वो है कावेरी नदी। कौन सी है? कावेरी नदी। इसके पहले जितनी भी नदियां हमने पढ़ लिया है सभी को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और हो सके तो मैप के माध्यम से आपको बार बार उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। तो आज जो नदी हम पढ़ने वाले हैं उसको भी हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। और आपसे मैंने पहले भी कहा है कि यदि आप नदियां पढ़ रहे हैं, भारतीय नदियां पढ़ रहे हो, तो आपके सामने भारत का मैप होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि नदी का उद्गम कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से है और कितने राज्यों में बहती हुई कहाँ समाप्त हो रही है, सारी बातें। तो आपको कॉन्सेप्ट आपको जल्दी क्लियर होगा, इसलिए आपसे बोलता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कावेरी नदी के बारे में। ये हमारी वेबसाइट है arambaclass.com। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। और सभी टेस्ट सीरीज जो है बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। एमपीपीएससी का एग्जाम 21 मई को होने वाला है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। देखिए टेस्ट सीरीज का बड़ा महत्व होता है। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि आपका लेवल कहाँ पर है, आप कहाँ पर खड़े हो, आपको कितनी मेहनत करना अभी बाकी है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा आपका मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कहाँ पर आपको मेहनत करनी है। इसलिए टेस्ट सीरीज का बड़ा महत्व है। और देखो टेस्ट सीरीज का ऐसा है कि आपको इस टेस्ट में लगभग 200 टेस्ट इसमें मिल रहे हैं, तो आपको गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज आज ही परचेस करना चाहिए टाइम बर्बाद के बिना। इसमें आपको प्रीलिम्स के आपको टेस्ट मिलेंगे, जीएस के मिलेंगे, एडवांस जीएस जो टफ क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज आप जो पढ़ते हो उसके बाद यहाँ पर टेस्ट लगाइए। इसके बाद एमपीजी के इंग्लिश और हिंदी, ये जो आपका टेस्ट सीरीज है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर और करंट अफेयर्स आपको इसमें मिलने वाला है। तो जो टेस्ट सीरीज है उसकी विशेषता आपके सामने है। देखिए विशेषता क्या है। 200 टेस्ट, आपको लगभग 200 टेस्ट मिलने वाले हैं। इसमें आपको 21,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंतर्गत। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो टेस्ट है बाइलिंगुअल है। इसके बाद उत्तर एवं व्याख्या सहित जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपको आंसर भी अवेलेबल है, साथ में सॉल्यूशन भी इसमें अवेलेबल है। 60 मॉक टेस्ट होंगे। जो आपके 200 लगभग टेस्ट होंगे इसमें 60 आपको मॉक टेस्ट होंगे, 60 मॉक टेस्ट, 60 एफएलटी इसमें अवेलेबल है। एमपी जीके के 600 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। देखिए इसमें बेसिकली आपको जो एमपीपीएससी प्री होता है इसमें आपको लगभग 40 से 45 50 तक क्वेश्चन आपको एमपी जीके से आते हैं। इसलिए एमपी जीके पर हमने फोकस किया है, ध्यान दिया है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो एमपी जीके से। ठीक। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर बहुत से क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमने पूरी सॉल्व आपको दिया है। जितने भी आपके टेस्ट एग्जाम हुए हैं एमपीपीएससी प्री में सबको इसमें कवर किया गया है। करंट अफेयर्स मंथ वाइज। ठीक। करंट अफेयर से एमपीपीएससी प्री में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। यदि आपका एमपीजी के और आपका जो करंट अफेयर है ठीक से पढ़ लिए तो आपके 50 प्लस क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। ठीक। तो आपको जो पूरा पैकेज है इसकी प्राइस काफ़ी कम रखी है हमने। ये पूरा पैकेज है आपको मिल रहा है 399 में 90 दिनों के लिए। ठीक। एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा है, टाइम बर्बाद किए बिना इस पे एग्जाम टेस्ट सीरीज परचेज करिए और दिन में 2 से 3 बार टेस्ट दीजिए, आपका एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर हो पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपको हमारी वेबसाइट से और हमारी एप्लीकेशन से प्राप्त हो जाएगी। हमारी एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारी एप्लीकेशन है आरंभ क्लासेस बाय नमन परसाई। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर साथ में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही डाउनलोड करिए और टेस्ट सीरीज परचेज करिए और आपकी तैयारी शुरू करें टाइम बर्बाद किए बिना। चलिए अब हम मुद्दे पर आते हैं। हम बात करते हैं नदी के बारे में। देखिए हमने लगभग सभी नदियां हम डिस्कस कर चुके हैं। गंगा हमने पढ़ लिया है, गंगा हमने पढ़ लिया है। ब्रह्मपुत्रा हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रह्मपुत्रा, पद्मा, इसको जमुना बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं पद्मा। पद्मा यानी गंगा, जमुना यानी ब्रह्मपुत्रा आपस में मिलती हैं। इसके बाद मेघना इनमें मिल जाती है, यहाँ पर ये समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक। गंगा, ब्रह्मपुत्रा। इसके बाद देखें यहाँ पर एक नदी है महानदी, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बात क्लियर है। इसके बाद सिंधु नदी है, इंडस, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं,
कैसे बहती है, कौन कौन सी इसके सहायक नदियां हैं, सब डिस्कस कर चुके हैं। चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, सबको डिस्कस कर, व्यास, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखें आप, इसके बाद यहाँ पर गोदावरी हम पढ़ चुके हैं, सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। इसके बाद कृष्णा रिवर भी हम पढ़ चुके हैं, कृष्णा नदी भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड नंबर पर, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है दक्षिण भारत की। इसके बाद जो नदी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कावेरी नदी, जिसका उद्गम होता है कर्नाटक का कुर्ग जिला है, वहां से इसका उद्गम होता है। ये आपका पश्चिमी घाट है, ये पूरा पश्चिमी घाट है, यहां से नदी निकलती है, ठीक। तो ये देखो, तो जो नदी हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कावेरी नदी है, इसका उद्गम हो रहा है तो कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, तमिलनाडु में बहती है, कर्नाटक तमिलनाडु में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है, ठीक। तो कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, मेरा आपसे प्रश्न है कि ये जो नदी है इसके साइड में यहाँ पर अरब सागर है, तो नदी अरब सागर में ना जाती हुई बंगाल की खाड़ी में क्यों जाती है, ये मेरा प्रश्न है, ठीक। इसको समझते हैं, आइए देखिए, ये आपका जो है डेक्कन प्लेटो है, दक्षिण भारत का पठार है। ये आपका ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला को जो पार्ट है, तो दक्षिण भारत का पठार या फिर उसको ऐसा बोले जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, इसका स्लोप कहां पर है, इसका उच्चावच, इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का, देखो ये भारत का मैप है, भारत का मैप इस प्रकार से, ये आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर देखो, ठीक। ये आपका भारत का ये वेस्टर्न पार्ट है, ये ईस्टर्न पार्ट है, पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा है, बात क्लियर है। ये आपका जो है ये वाला पार्ट, ये आपका वेस्टर्न घाट है, यानी ये वाला पार्ट ये आपका वेस्टर्न घाट है, और ये आपका है ईस्टर्न घाट, ये वाला, यानी ये वाला, देख पा रहे, ये वाला, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, बात क्लियर है। अब इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, ये देखो यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पहाड़ है और यहाँ स्लोप है ऐसा, इसके बाद यहाँ पर ऐसा बंगाल की खाड़ी है, बात क्लियर है। तो आपका जो डेक्कन प्लेटो है, इसका फिजिकल स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि यहाँ पर हाइट है और यहाँ पर कम हाइट है, इसलिए जिन नदियों का उद्गम यहाँ से होता है वो नदियाँ जो है इस प्रकार से यहाँ बहती हैं, यहाँ स्लोप है, नदी हमेशा स्लोप की ओर बहती है, जहाँ स्लोप होगा, जैसे मान लो नदी का उद्गम यहाँ से हो रहा है, वो स्लोप ऐसा है तो नदी ऐसे बहेगी, सिंपल सी बात है। तो चूंकि दक्षिण भारत का पठार जो है, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, वहां पर स्लोप वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्टर्न घाट की ओर है, इसलिए जितनी भी नदियां हैं जिनका उद्गम वेस्टर्न घाट से होता है, सभी जो है ईस्टर्न घाट की ओर आती हुई बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। चूंकि यहाँ पर ये पार्ट काफ़ी ऊंचा है और ये वाला पार्ट काफ़ी नीचा है, इसीलिए जो नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सभी का उद्गम यहाँ से ऊंचाई से होता है, हाइट से होता है, और सभी जो है स्लोप के माध्यम से नीचे आती हैं और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण है नदियों का पश्चिम घाट से निकलकर पूर्वी घाट की ओर आने का, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि जो नदी है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये अरब सागर के पास से निकलती हैं लेकिन जाती है बंगाल की खाड़ी में, क्यों? क्योंकि स्लोप यहाँ की तरफ है, ठीक, स्लोप ऐसा है, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो हम डिस्कस कर रहे थे कावेरी नदी के बारे में, तो ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, यहाँ पर केरल है। तो जो कावेरी नदी है ये निकलती है कर्नाटक के कुर्ग जिला है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से बहती हुई आती है, तमिलनाडु में प्रवेश करती है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हुई समाप्त हो जाती है। दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन है जो कावेरी नदी है कितने राज्यों में बहती है? तो दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये मेरे नोट्स हैं, राइटिंग काफी खराब है, समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखो क्या है इसमें। जो कावेरी नदी है तमिलनाडु और कर्नाटक दो राज्यों में बहती है, ठीक। अब देखो यहाँ पर कर्नाटक है, यहाँ से निकलती है, इस प्रकार से निकलती है, दिख रहा है आपको, ये देखो ऐसे निकल रही है। इसके बाद
कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जिसको इसमें दिखाया गया है। देखो, एक है शिमसा जो इसके लेफ्ट साइड से निकलती है, जो इसके लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। लेफ्ट मतलब कि बायां, ये आपका बायां साइड है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये आपका राइट साइड है, यानी ये आपका दायां साइड है। ठीक, तो शिमसा, लक्ष्मण तीर्थ, ये जो नदियां हैं ये इसके लेफ्ट पार्ट से आकर मिलती है। और एक नदी है अमरावती, ये इसके राइट साइड से यानी दाहिने साइड से आकर मिलती है। तो जो अमरावती है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। क्वेश्चन आपसे आएगा कि कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, अमरावती नदी। ठीक, अब देखो, जो कावेरी नदी है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब क्वेश्चन मेरा है कि दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं, आंसर क्या है, गोदावरी को। और दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं कावेरी को, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा बोलते हैं गोदावरी को, उसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो, तो अमरावती इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी, कावेरी की। अब देखो, यहां से निकल रही है कर्नाटक से, आगे बढ़ रही है शिमसा, लक्ष्मण तीर्थ और जो है अमरावती इसकी सहायक नदी है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर दो द्वीप आपको मिलेंगे, दो द्वीप आपको मिलेंगे। द्वीप मतलब जो चारों तरफ से पानी से घिरे हो उसको बोलते हैं द्वीप, इसको बोलते हैं नदी द्वीप। चूंकि नदी पर ऐसे बोलेंगे, अब चूंकि इन द्वीप का निर्माण नदी पर हो रहा है तो उनको बोलते हैं नदी द्वीप। ठीक, तो दो नदी द्वीप आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको श्री रंगपट्टनम, कौन सा मिलेगा, सॉरी, श्री रंगम द्वीप, श्री रंगम द्वीप मिलेगा आपको कर्नाटक में। इसके बाद अगला है रामेश्वरम द्वीप, ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में। ठीक, जो आपकी कावेरी नदी है इस पे दो द्वीप मिलेंगे आपको, आगे और मिलेंगे आपको, पढ़ेंगे हम लोग। पहला है श्री रंगम द्वीप जो कि कर्नाटक में है, दूसरा है रामेश्वरम द्वीप जो कि तमिलनाडु में आता है। ठीक, नदी कौन सी है, कावेरी। आगे जाके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाता है। इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी बना हुआ है तमिलनाडु पर, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कहां पर है और कैसे बना हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर है आपको। अब देखो, कावेरी नदी जो है, देखो इसमें खास क्या, देखो जरा इसमें देखिए, कावेरी नदी जो है अपवाद है, दक्षिण भारत की 12 नदी है ये। देखो, जो आपकी दक्षिण भारत की नदियां होती हैं ये मानसून पर आधारित होती हैं। चूंकि ये मानसून पर आधारित होती है इसलिए 12 नहीं होती है, बात क्लियर है। लेकिन जो कावेरी नदी है ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की 12 नदी है। और जो बाकी नदियां होती हैं वो 12 नदी नहीं होती हैं, वो सभी मानसून पर आधारित होती है। चूंकि कावेरी जो है 12 नदी है इसलिए अपवाद के अंतर्गत आती है, इसलिए एक्सेप्शन बोलते हैं इसको। अब देखो, चूंकि ये दक्षिण भारत की नदी है तो इस हिसाब से इसमें पानी की मात्रा कम होना चाहिए और ये मानसून पर आधारित होना चाहिए, किंतु ये 12 नदी के अंतर्गत आती है। ऐसा क्यों, कारण क्या, देखो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। इसे दोनों मानसून यानी आता हुआ मानसून, जब मानसून आता है उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, वो जून में आता है। तो आता हुआ मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून, तो इसे दोनों मानसून यानी आता हुआ मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून व लौटता हुआ मानसून, जब मानसून लौटता है अक्टूबर के महीने में, ठीक, तो इसे दोनों मानसून से यानी आता हुआ मानसून और लौटता हुआ मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। जब मानसून आता है और जब लौटता है तो दोनों माध्यम से इसमें वर्षा होती है, इसीलिए ये जो है 12 नदी के अंतर्गत आता है। भाई इसमें जो जल का सोर्स है वो मानसून है। अब चूंकि इसमें दोनों मानसून से, आता हुआ मानसून और लौटता मानसून से वर्षा होती है, इसलिए इसमें 12 महीने पानी मिलता है। दक्षिण भारत की 12 नदी कौन सी है, कावेरी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह उत्तर भारत की नदी गंगा के समान 12 है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बात क्लियर है। इसमें दोनों मानसून से वर्षा होती है, इसलिए इसमें 12 महीने पानी होता है, इसलिए इसे 12 नदी के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब चलिए फैक्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा से। चलिए,
कावेरी यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती भैया? ये कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो पश्चिमी घाट है तो वहां पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन आपसे आएगा कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो आंसर है कावेरी नदी का। इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र यानी कर्नाटक में अवस्थित में इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में अवस्थित में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी से उत्तर पूर्वी होने के कारण इस नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। देखिए, ये जो कावेरी नदी है ये दो राज्य में बहती है, एक है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। तो जो कर्नाटक में नदी है कावेरी, यहां पर पानी किससे आता है? यहां पर पानी आता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। बात क्लियर है? जून के महीने में। और जो नदी तमिलनाडु में है कावेरी, इसमें मानसून आता है उत्तर पूर्वी मानसून, यानी जब मानसून लौटता है तब इसमें पानी आता है। तो एक बार तो पानी आ गया जब मानसून आ रहा था, और जब मानसून लौट रहा था तब पानी आ गया। तो इसी कारण से नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर जब मानसून आता है तब यहाँ वर्षा होती है कर्नाटक में, और जब मानसून लौटता है तब यहाँ वर्षा होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इसके कारण बाढ़ भी आती है। ठीक, तो चूंकि मानसून जब आता है और जब लौटता है, दोनों माध्यम से इसमें वर्षा होती है, इसलिए इसमें 12 महीने पानी बना रहता है। अन्य प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना मानसून से वर्षा में इसके जल प्रवाह में घट बढ़ कम होता है। जो बाकी नदियां हैं उन सभी में मानसून से ही जल बढ़ता है और कम होता है, लेकिन ये एकमात्र नदी है जिसमें 12 महीने पानी बना रहता है, कम नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु, कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है तथा कावेरी की 3% द्रोणी केरल में भी अवस्थित है। देखिए, द्रोणी क्या होता है? इसको बोलते हैं बेसिन, मतलब मुख्य नदी प्लस सहायक नदी, इसको मिलकर, ये जो मुख्य नदी है और सहायक नदी मिलकर जो क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जो रेंज का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं उसकी द्रोणी। ठीक, तो इसकी एक सहायक नदी है जो केरल से आती है, इसी कारण से इसका 3% क्षेत्र जो है केरल में शामिल है। इसका बेसिन का जो 3% क्षेत्र है वो केरल से आता है, कि वहाँ की सहायक नदी इसमें आकर मिलती है केरल से। कावेरी नदी द्रोणी का 41% भाग कहाँ पर है? 41% भाग कर्नाटक में है तथा 56% भाग तमिलनाडु में है। यानी ये जो नदी है सबसे ज्यादा इसकी द्रोणी है तमिलनाडु में, 41 कर्नाटक में है और 56 जो है तमिलनाडु में है, 3% जो है केरल में। बात क्लियर है? चलिए अब देखो जरा इसमें पढ़ते हैं। लक्ष्मण, अब देखो यहाँ बात हो रही है इसकी सहायक नदी के बारे में। इसकी कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, यहां से आ रही है, ये आपकी है कावेरी नदी, ये आपका कर्नाटक है। देखो इस प्रकार से बह रही है, दिख रहा है आपको? ये देखो ऐसी बह रही है, ये बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो रही है डेल्टा बनाते हुए, बे ऑफ बंगाल। अब देखो इसकी बात हो रही है इसकी सहायक नदी के बारे में। ये इसका लेफ्ट पार्ट है, ये इसका राइट पार्ट है, ये बाएं भाग है, ये दाएं भाग है। अब इसके लेफ्ट पार्ट से, इसके दाएं भाग से, इसके बाएं पार्ट से एक नदी आगे मिल रही है, इसका नाम है हेमावती नदी, जो कि इसकी लेफ्ट साइड की सहायक नदी है। कौन सी है? हेमावती नदी। ठीक है, इसके बाद एक नदी है शिमशा नदी, शिमशा नदी। क्लियर है बात? अब देखो इसके राइट साइड से नदी आगे मिल रही है, एक है आपकी भवानी नदी। कौन सी है? भवानी नदी। इसके बाद है अमरावती नदी, जो कि इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है कावेरी की। ठीक, चलो इसके बाद नदी आगे बढ़ जाती है और उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। अब इसके अलावा कुछ नदियां हैं, जैसे देखो लक्ष्मण तीर्थ कबिनी हमने पढ़ लिया है, केरल में उद्गम होता है इसका। सुवर्णावती, भवानी और अमरावती इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। दाहिना मतलब राइट साइड। इसके बाएं यानी कि लेफ्ट, तो इसके बाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों में हेरंगी, हेमावती पढ़ लिया हमने,
शिमशा पढ़ लिया और अक्रावती प्रमुख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, अब देखो बहुत काम का है ये, इसको समझना है आपको। इस नदी के मार्ग में कई प्राकृतिक जलप्रपात हैं जिनमें शिव समुद्रम यानी ये मैसूर के पूरब, मांड्या जिला कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में आता है, तथा होगे नेक्कल धर्मपुरी जिला तमिलनाडु प्रमुख है। ठीक, देखो ये नदी कावेरी है, ये जिला, ये राज्य कर्नाटक है, ये है कर्नाटक राज्य। ठीक है, बात क्लियर है। तो नदी इस प्रकार से बह रही है, दिख रही है आपको, ये देखो ऐसी बह रही है नदी, ऐसी बह रही है। ये आपका आ गया, ये आ गया तमिलनाडु, ऐसी बह रही, देखिए देखो, दिख रही है, ये देखो ऐसी इस प्रकार से बह रही है। तो यहाँ पर एक जलप्रपात का निर्माण हुआ है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। बेसिकली दो जलप्रपात हैं, उनको मिलकर बनता है ये। इसके बाद नदी आगे बढ़ रही है, यहाँ तमिलनाडु आ गया, तो यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसका नाम है होगे नेक्कल जलप्रपात। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि शिव समुद्रम या होगे नेक्कल जलप्रपात किस नदी पर है, ये किस राज्य में है। तो शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में आता है, नदी कावेरी है, और होगे नेक्कल जो है तमिलनाडु में आता है, नदी आपकी जो है कावेरी नदी है। बात क्लियर है, ये आपका शिव समुद्रम, इसके बाद आपका आएगा होगे नेक्कल वाटरफॉल। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये देखिए, कावेरी जब कर्नाटक के कोडागु पहाड़ी से आगे बढ़ती है तो पहले श्रीरंगपट्टनम और फिर शिव समुद्रम नामक दो नदी द्वीप का निर्माण करती है। द्वीप किसको बोलते हैं, जब कोई क्षेत्र चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको बोलते हैं द्वीप। अब चूंकि नदी है इसलिए बोलते हैं नदी द्वीप। अब देखो ये नदी, यहां देखो, ये दिख रहा है आपको, नदी ऐसी बह रही है, इस प्रकार से नदी बह रही है। अब देखो यहां पर कौन सा है, यहां पर है श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप। ठीक, राज्य है कर्नाटक। नदी ऐसे बह रही है, आगे बढ़ रही, देखो इस प्रकार से बह रही है। यहां पर दोबारा से एक द्वीप का निर्माण हुआ, उसको बोलते हैं शिव समुद्रम नदी द्वीप या आइसलैंड। क्या बोलेंगे, आइसलैंड। ठीक, तो भैया देखो ऐसा है, पहले पड़ेगा आपका श्रीरंगपट्टनम, उसके बाद पड़ेगा शिव समुद्रम। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसमें, अब इसको समझते हैं। देखो शिव समुद्रम नदी को शिव समुद्रम जो आपका नदी द्वीप है, नदी को दो भागों में बांट देता है। शाखाएं जब आगे बढ़ती हैं तो उच्चावच में अंतर के कारण जुड़वा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। अब देखो जरा इसको, नदी इस प्रकार से बहकर आ रही है कर्नाटक में। इसके बाद यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है काफी उठा हुआ पार्ट है, काफी ऊंचा पार्ट है, इस कारण से नदी इसके ऊपर जा नहीं पाती है, तो ये दो पार्ट में बट जाती है। देखो एक पार्ट यहाँ चला जाता है, एक पार्ट यहाँ चला जाता है। इसके बाद ये दोनों वापस से आगे जाकर यहाँ मिल जाते हैं। देखो इस प्रकार से आगे मिल जाते हैं, नदी आगे बढ़ जाती है। बात क्लियर है। लेकिन जब नदी जो है दो पार्ट में बढ़ जाती है तो ये दो वाटरफॉल का यानी दो जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक, देखो यहां जो एक जलप्रपात यहां बनता है, एक यहां बनता है। ठीक, यहां जो बनता है उसको बोलते हैं 12 चुक्की जलप्रपात। क्या बोलते हैं इसको, 12 चुक्की, 12 चुक्की जलप्रपात। नदी कौन सी है, कावेरी, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक जो नदी यहां चली जाती है कावेरी, जो उसकी दूसरी शाखा है, यहां पर जो जलप्रपात बनता है उसको बोलते हैं गगन चुक्की, उसको बोलते हैं गगन चुक्की जलप्रपात। ठीक भाई, नदी जब शिव समुद्रम द्वीप के पहले आती है तो यहाँ पर चूंकि पार्ट ऊंचा है, नदी यहाँ से बह नहीं पाती है, तो दो पार्ट में बट जाती है। एक शाखा यहाँ चले जाती है, तो यहाँ पर 12 चुक्की जलप्रपात का निर्माण होता है कावेरी नदी पर, और जो दूसरी ब्रांच है वहां पर गगन चुक्की जलप्रपात का निर्माण होता है। इन दोनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। क्लियर है। इसके बाद जो है नदी आगे दोनों जाकर दोनों ब्रांचेस आगे मिल जाती है, नदी आगे बढ़ जाती है। ठीक, तो बेसिकली जो आपको शिव समुद्रम जलप्रपात है वो दो जलप्रपात से मिलकर बनता है। शिव समुद्रम जो
नदी द्वीप है उसके कारण नदी दो पार्ट में बंट जाती है। एक जो शाखा है पूर्वी शाखा, वहां पर 12 चुक्की, और जो आपकी पश्चिमी शाखा है, पश्चिमी ब्रांच है, वेस्टर्न आपकी ब्रांच है, वहां पर गगन चुक्की वाटरफॉल का निर्माण हो जाता है। एक का नाम गगन चुक्की है पश्चिमी, तथा दूसरे का नाम है भारा चुक्की, ये वाला, जो सम्मिलित रूप से शिव समुद्रम जलप्रपात के नाम से जानी जाती है। बात क्लियर है? अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसको समझते हैं, आइए। देखिए यहाँ पर नदी बह रही है, यहाँ पर दो पार्ट में बढ़ जाता है, नदी आगे बढ़ जाती है। अब देखो जरा उसको, ये देखिए, ये देखिए नदी ऐसे आ रही है, ये कावेरी नदी है, इस प्रकार से आ रही है। अब देखो ये आपका है, दिख रहा है आपको, ये आपका शिव समुद्रम, समुद्रम जो आपका है ये नदी द्वीप है, ये पार्ट उठा हुआ है। ये देखो ये आप दिख रहा है, ये पूरा आपका द्वीप का पूरा पार्ट है आपका, ये देखो दिख पा रहा है आपको, ये पार्ट उठा हुआ है। देखो ये देखिए ये पार्ट काफी ऊंचा है, काफी उठा हुआ है। इस कारण से जब नदी यहाँ पर आती है तो यहाँ पर ऊपर से नहीं आ पाती है, इसलिए दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक ब्रांच ऐसे आती है और एक ब्रांच ऐसे आ जाती है, दिख रहा है आपको, एक ब्रांच ऐसे आ जाती है। ठीक, तो ये वाली ब्रांच है, यहाँ पर 12 चुक्की, यहाँ पर 12 चुक्की जलप्रपात का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर जो है गगन चुक्की जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। इसके बाद नदी आगे बढ़ती है ऐसे, ये नदी आगे बढ़ती है, ये देखो ऐसे, सॉरी ये ऐसे आ रहा था, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पर इस प्रकार से आकर ये वापस से इससे मिल जाती है। क्लियर है बात? तो चूंकि ये पार्ट उठा हुआ है, काफी ऊंचा पार्ट है, इसलिए नदी जो है दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक तरफ भारा चुक्की और गगन। क्वेश्चन आपसे आएगा कि भारा चुक्की या गगन चुक्की किस नदी पर बनने वाले वाटरफॉल है, तो आपको पता होना चाहिए। और शिव समुद्रम जो है बेसिकली, जो आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है, दो जलप्रपात को मिलकर उसको सामूहिक रूप से, संयुक्त रूप से बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात, गगन चुक्की और भारा चुक्की। ठीक, बात क्लियर है? चलो अब देखो इसमें भी ये आपके सामने मैप है, इसमें भी आपको क्लियर है। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया है कावेरी नदी के बारे में। मेरा आपसे दावा है कि इससे अगर आपने पढ़ लिया है, हमारे वीडियोस आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन मैप से आने वाला है तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक, तो जितना आपने पढ़ लिया है तब पर्याप्त है। नेक्स्ट वीडियो, नदियाँ आपकी समाप्त हो चुकी हैं, अब आपका जो नदी आएगा, जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक अलग होगा इसके अलावा। चलिए, तो आज इतना पर्याप्त है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।